Hello and welcome to CVL. I am Manvendra Singh Mangat and we are discussing legal reasoning for the paper CLAT. In this series, earlier we discussed about the evolution of United Nations और आज हम बात करने वाले हैं इसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बारे में। जो यूनाइटेड नेशंस एक इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है, लगभग सभी मुल्कों का 193 जो नेशंस हैं वो इसके मेंबर्स हैं और इंडिया इसमें एक ओरिजिनल फाउंडर मेंबर है। इसके जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं दैट इज द जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, देन इट कम्स टू ट्रस्टीशिप काउंसिल, देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ एंड देन द सेक्रेटेरिएट। इन सभी के हेडक्वार्टर्स सिर्फ एक को छोड़ के न्यूयॉर्क के अंदर हैं, US के अंदर है, और एक जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दैट इज इन हेग, नीदरलैंड। सिंपल है, कई बार ये आता है कि क्वार्टर किस बॉडी का कहां पे है, हेडक्वार्टर किस बॉडी का कहां पे है। सिर्फ आप याद रखें ICJ जो कोर्ट वाली गेम है वो है हेग, नीदरलैंड्स के अंदर, और इसके अलावा बाकी सभी के जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स के हेडक्वार्टर्स हैं वो न्यूयॉर्क USA के अंदर है। नाउ वी कम टू द जनरल असेंबली। जनरल असेंबली को अगर हम सिंपल समझे कि क्या बॉडी है, तो जितने भी मेंबर नेशंस हैं उन सब का कलेक्टिव जो बॉडी बनती है वो है जनरल असेंबली। नाउ जनरल असेंबली के रेगुलर ईयरली सेशंस होते हैं, तो हर साल एक सेशन होता ही होता है जनरल असेंबली का। आपने अक्सर देखा होगा कि इंडिया की तरफ से भी बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स ईदर द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ और हरसेल्फ जाते हैं, या फिर और कई बार हमने देखा है कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स को भी यहां पे रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा जाता है। देन वी कम टू हर जो भी जनरल असेंबली के मेंबर है, मतलब हर कंट्री, उसके पास जब वोटिंग, डिसीजन पे वोटिंग, रेजोल्यूशन पे वोटिंग का राइट आता है, तो हर कंट्री का वोट वैल्यू एक है, बट हर कंट्री अपनी तरफ से 5 रिप्रेजेंटेटिव भेज सकती है। ठीक है जी। एक साल में 5 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे जा सकते हैं, बट उन 5 का वोट वैल्यू एक ही काउंट किया जाएगा। इंडिया तो 5 के 5 इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिया का वोट वैल्यू 1 होगा। देन वी कम टू द प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली। अब हर साल हम सेक्रेटरी जनरल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जनरल असेंबली की प्रेसिडेंसी की। तो हर साल एवरी सेशन, हर सेशन के लिए प्रेसिडेंसी खुद जनरल असेंबली के मेंबर कंट्रीज वोटिंग के थ्रू तय करते हैं। और किस तरीके से रोटेट होती है प्रेसिडेंसी, अब 5 ज्योग्राफिकल ग्रुप्स के अंदर रोटेट की जाती है। जैसे 5 ग्रुप्स हैं, अफ्रीकन, एशियन, ईस्टर्न यूरोपियन, लैटिन अमेरिकन एंड वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट्स। ये 5 ग्रुपिंग कर दी गई कंट्रीज की। अब कंट्रीज तो 193 हैं, तो 5 ग्रुप्स में अलग अलग 193 कंट्रीज को प्लेस कर दिया गया। तो हर साल एक ग्रुप का मेंबर बनेगा प्रेसिडेंट, और फिर अगले साल अगले ग्रुप की बारी आ जाएगी। तो इस तरीके से 5 ज्योग्राफिकल रीजन्स के अंदर जनरल असेंबली की जो प्रेसिडेंसी है इसको रोटेट करते रहते हैं। चुनता कौन है? आपस में ही मेंबर कंट्रीज चुन लेते हैं। देन वी कम टू कमिटीज ऑफ जनरल असेंबली। अब हम ये जानते हैं कि 193 कंट्रीज यहां पे बैठे हैं और यूनाइटेड नेशन के बहुत सारे काम हैं। तो 193 मेंबर कंट्रीज सभी मिलके, और ऊपर से 5-5 रिप्रेजेंटेटिव, तो सभी मिलके एक वक्त में एक काम तो करेंगे नहीं। वेस्टेज ऑफ एनर्जी, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। स्मार्ट वर्क के लिए जनरल असेंबली के वर्क को लार्जली 6 कमेटीज में डिवाइड कर दिया जाता है, और हर मेंबर कंट्री इन 6 कमेटी में से किसी ना किसी की मेंबर जरूर होती है। 6 कमेटीज कौन कौन सी हैं, और इससे हमें यह भी अंदाजा लगेगा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मेन काम कौन कौन से हैं। पहली कमेटी है कमेटी ऑन डिसआर्ममेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी कमेटी। सबसे पहले पीस एंड सिक्योरिटी, याद है हमने बात की थी कि दुनिया को स्कॉर्च ऑफ वॉर से बचाने के लिए है कि दोबारा वर्ल्ड वॉर या कहीं पे भी वॉर हो ही ना, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को पीस एंड एमिकेबल सॉल्यूशंस के जरिए निपटाया जाए। तो पहली कमेटी है डिसआर्ममेंट के ऊपर, और साथ में इंटरनेशनल सिक्योरिटी कमेटी है। देन देयर इज इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कमेटी। देन इट इज द सोशल, ह्यूमैनिटेरियन एंड कल्चरल कमेटी। Then it comes to special political and decolonization committee, जहां पे भी अभी कॉलोनी बची है उनको डीकॉलोनाइजेशन करना है, डेमोक्रेसी लेके आनी है। Then it comes to the administrative and budgetary committee, जाहिर सी बात है ये यूएन के बजट के बारे में काम करती है। Then it comes to the legal committee, लीगल एस्पेक्ट्स के ऊपर इंटरनेशनल लॉ के फिनोमेना,
उनकी वेरियस कंट्रीज के ऊपर क्या इंप्लीकेशन है, कैसे लागू किया जा सकता है, कैसे बाइंडिंग बनाया जा सकता है। हालांकि इंटरनेशनल लॉ ऑब्वियसली बाइंडिंग नहीं है सभी कंट्रीज के ऊपर, बट स्टिल कि उसको बाइंडिंग इफेक्ट कैसे दिया जा सकता है, इसके ऊपर काम करती है लीगल कमेटी। सो वी कम टू दिस के जनरल असेंबली का जो सारा का सारा काम है, यूएन का काम अगर हम प्रॉपरली देखें तो इन 6 कमेटी के मार्फत हम समझ सकते हैं। नाउ इन कमेटीज को अक्सर अगर हम न्यूज मीडिया में देखेंगे तो सीधा नंबर से भी डेजिग्नेट किया जाता है। जैसे कई बार आ जाएगा कि जनरल असेंबली की कमेटी 1, अब उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं देंगे, लेकिन कमेटी 1 का ही मतलब होगा कमेटी ऑन डिसआर्ममेंट इंटरनेशनल सिक्योरिटी कमेटी। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इज द सिक्योरिटी काउंसिल, और इसको मेन एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ यूएन भी कहा जाता है। तो जितने भी रेजोल्यूशंस वगैरह पास होते हैं उसको अगर इंप्लीमेंटिंग ऑर्डर्स देने हो तो वो पावर भी यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के पास है। सो क्या मैंडेट है? दैट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, while the other organs of United Nations can only make the recommendations. So General Assembly can make the recommendations to the member governments. The Security Council has the power to make binding decisions that member governments have agreed to carry out. So ये Article 25 of UN Charter में specially mention भी है। तो binding effect जो भी resolutions हैं उनको देने के लिए Security Councils के पास power दी गई है। Then who are the members? सो टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 हैं परमानेंट मेंबर्स जिनको P5 भी कहा जाता है। कई बार मीडिया में पावरफुल 5 के नाम से डेजिग्नेट किया जाता है, और साथ में होते हैं 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। अब P5 जो परमानेंट 5 है, ये तो जब से बनी है तब से परमानेंट 5 ये मेंबर्स हैं ही हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, और ये भी कहा जाता है कि मेन कर्ता धर्ता भी यही है क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा पावर्स हैं। हम वीटो पावर की बात करेंगे। देन जो नॉन परमानेंट मेंबर है, नाम से ही पता लग रहा है कि नॉन परमानेंट हैं, तो 2 साल के पीरियड के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, उनको चुना जाता है जनरल असेंबली के द्वारा। 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग की मेजॉरिटी के साथ इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है। सबसे पहले P5 को जानते हैं। सो इट इज द चाइना, द फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए। सो यूके यूएसए प्रोमिनेंट कंट्रीज, इसके साथ 2 कम्युनिस्ट या फिर हम कहें सोशलिस्ट कंट्रीज, दैट इज द रशिया एंड द चाइना, और साथ में फ्रांस। 5 P5 मेंबर्स परमानेंट मेंबर्स हैं। और इसके अलावा जैसे हमने बात की, जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं 10 कंट्रीज, इनको 2 साल की टर्म के लिए 2/3 मेजॉरिटी ऑफ जनरल असेंबली से इलेक्ट किया जाता है। तो हर 2 साल बाद, जैसे होता है कि 5 साल बाद, हालांकि टर्म लंबी मिलती है, तो 2 साल के बाद इलेक्शन के थ्रू इनको जो है इलेक्ट कर लिया जाएगा। नाउ वी कम टू द नॉन परमानेंट मेंबर्स जो इलेक्ट किए जाते हैं 2/3 मेजॉरिटी के साथ। अब ये भी ऐसा नहीं है कोई भी कंट्री उठ के दावा पेश कर दे। सो इसमें भी आप कहें तो कोटा सिस्टम टाइप का रखा हुआ है। कोटा सिस्टम कैसे रखा हुआ है? दैट रीजन वाइज बांट लिया गया है। तो रीजन वाइज कैसे बांटा गया कि एफ्रो एशियन कंट्रीज का एक ग्रुप बना दिया गया है, इसमें से 5 मेंबर इलेक्ट होंगे नॉन परमानेंसी के लिए। देन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज का एक ग्रुप बना दिया गया जिसमें से 2 मेंबर्स आएंगे। देन वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का एक अलग से ग्रुप बनाया गया है जिसमें से 2 मेंबर आएंगे, और साथ में ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से 1 मेंबर आएगा नॉन परमानेंट स्टेटस के लिए इन द सिक्योरिटी काउंसिल। नाउ सिक्योरिटी काउंसिल जो कि एग्जीक्यूटिव बॉडी है, यहां पे जो डिसीजन मेकिंग होती है, अब 15 मेंबर कंट्रीज हैं, तो यहां पे वोटिंग के जरिए डिसीजन मेकिंग की जाती है। बट वोटिंग प्रोसीजर क्या है? दैट इज सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 2 परस्पेक्ट में डिसीजन मेकिंग को बांटा गया है। एक है डिसीजन मेड ऑन द प्रोसीजरल मैटर्स, के प्रोसीजर्स किस तरह से ऑपरेट होंगे, और दूसरा है सब्सटेंटिव मैटर्स। अब सब्सटेंटिव मैटर जैसे कि कुछ सब्सटेंटिव डिसीजन मेकिंग करनी, किसी कंट्री के खिलाफ कोई रेजोल्यूशन पास कर देना, किसी के ऊपर कोई प्रतिबंध लगा देना, इस तरह की चीजें। सो प्रोसीजरल मैटर्स के ऊपर जो अफर्मेटिव वोट है वो 9 मेंबर कंट्रीज, 15 है टोटल, 9 अगर उसको अप्रूव कर देंगे तो प्रोसीजर मैटर पे डिसीजन मेकिंग फाइनलाइज हो जाएगी। लेकिन जो सब्सटेंटिव मैटर्स हैं, जिसमें कुछ सब्सटेंटिव कार्रवाई का वर्णन किया गया है, कुछ डिसीजन मेकिंग जो एग्जीक्यूट की जाएगी, सो उसके अंदर अफर्मेटिव वोट 9 मेंबर कंट्रीज का चाहिए, लेकिन साथ में कंकरिंग वोट 5 परमानेंट मेंबर्स का भी चाहिए। मतलब कि 5 परमानेंट मेंबर्स जो हैं, अगर इनमें से किसी एक का भी वोट नहीं मिला तो सब्सटेंटिव मैटर पे वो डिसीजन नहीं माना जाएगा, वो फाइनल नहीं होगा।
देन याद रखिएगा वीटो, अगर कोई मेंबर कंट्री, खासकर परमानेंट मेंबर, सिर्फ परमानेंट मेंबर इन द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएन एंजॉयज द वीटो पावर। सो वीटो क्या है कि किसी भी सब्सटेंटिव मैटर के ऊपर अगर P5 में से एक भी कंट्री वीटो कर दे, डिनाई कर दे कि डिसीजन नहीं लिया जाएगा, तो सिक्योरिटी काउंसिल का वो डिसीजन कोलैप्स कर जाता है, डिनाई हो जाता है, उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। ऑल द P5 इंडिविजुअली एंजॉयज वीटो पावर्स, और पहली बार वीटो पावर यूज की थी यूएसएसआर ने इन द सिक्योरिटी काउंसिल। अक्सर आपने न्यूज में सुना भी होगा कि जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इंडिया रेजोल्यूशन लाने की कोशिश करता है कि पाकिस्तान के किसी स्पेसिफाइड टेररिस्ट को हम यूएन से डिक्लेयर करा दें कि ये प्रोक्लेम टेररिस्ट है, तो वहां पे कई बार चाइना ने इंडिविजुअली इसको वीटो किया है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर वो सब्सटेंटिव डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाई है। इंडिया बहुत क्रिटिसाइज भी करता है चाइना को इसलिए कि आप अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं टेररिस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। देन जो प्रेसिडेंसी है सिक्योरिटी काउंसिल की, अब जनरल असेंबली की प्रेसिडेंसी अलग, सिक्योरिटी काउंसिल में भी प्रेसिडेंसी चाहिए। सो ये 1 मंथ के लिए रोटेट करती है ईच मेंबर कंट्री के अंदर, सिर्फ 1 महीने की प्रेसिडेंसी। देन वी कम टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अब नाम से पता लग रहा है कि सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट के ऊपर ये काम करती है। सो लेट्स सी दैट इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इज द चीफ कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी। मेन काम तो इसका मेंबर कंट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेशन करने का है, लेकिन किस मैटर के ऊपर कोऑर्डिनेशन करना है, तो डिसआर्मामेंट वगैरह से इसका रिलेशन नहीं है। बेसिकली यहां पे द यूएन के जितने भी इकोनॉमिक एंड सोशल वर्क दुनिया भर के अंदर चल रहे हैं, जैसे आप देखते होंगे कहीं पे कोई डिजास्टर आ जाता है, वॉर रिवेस्ट सिचुएशंस है, तो वहां पे यूएन एड करके एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो पहुंचती है लोगों को फौरी मदद देने के लिए, रिलीफ देने के लिए। तो इस तरह का जो सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर टाइप की चीजें हैं, या फिर लोगों के सोशल वर्क के लिए जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है यूएन, उसमें मेंबर कंट्रीज के कोऑर्डिनेशन के लिए इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। सो ओरिजिनली इसमें 18 मेंबर्स थे जब ये काउंसिल बनी थी, लेकिन बाद में अब इसमें 54 मेंबर स्टेट्स हैं। तो एक चीज तो हमें समझ में आ रही है कि जो भी प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूएन के, ऐसा नहीं है कि हर एक मेंबर कंट्री हर एक जो प्रिंसिपल ऑर्गन है उसकी सदस्य है। जो 193 मेंबर कंट्रीज हैं वो जनरल असेंबली के पार्ट हैं, और इसके बाद इन्हीं कंट्रीज में से कुछ को चुन लिया जाता है बाकी प्रिंसिपल ऑर्गन्स के अंदर। जैसे हमने सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर देखा 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, तो ऐसे ही यहां पे 54 मेंबर स्टेट्स हैं और इनको चुनती जनरल असेंबली है। सो बाय वोटिंग चुना जाएगा, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ जनरल असेंबली, और 3 साल के लिए चुना जाता है। तो मान लीजिए 3 साल के लिए इंडिया को चुन लिया, टर्म खत्म हो गया तो इंडिया की जगह किसी और को चुन लिया जाएगा। देन वी कम टू दैट 1/3 ऑफ द काउंसिल इज इलेक्टेड एवरी ईयर to serve a period as we discussed for 3 years. So 1/3 of the members, that is 18, 54 है ना टोटल, so retire annually, हर साल रिटायर हो जाते हैं। Now the economic and social council carries on the functions of UN with regard to international, economic, cultural, educational, health related matters। जब हम बात कर रहे हैं सोशल वर्क की, तो सोशल वर्क encompasses all the aspect of human lives। so हम यहाँ पे cultural, educational, health related matters को भी जोड़ सकते हैं इस particular council की functioning से related। then the trusteeship council। so next principal organ है trusteeship council। इसका काम बड़ा इंटरेस्टिंग था। एक तो ट्रस्ट टेरिटरीज की देखभाल के लिए बनाई गई थी। अब ट्रस्ट टेरिटरीज क्या है? so ट्रस्ट टेरिटरीज उनको कहा जाता था जो कि इनहेबिटेड टेरिटरीज हैं, मतलब दुनिया के कुछ ऐसे इलाके जहां पे इंसान रह रहे हैं, पॉपुलेशन रह रही है, लेकिन उनको कंट्री का दर्जा नहीं दिया गया। तो बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स हैं जहां पे पॉपुलेशन है लेकिन वो कंट्रीज नहीं है या फिर किसी कंट्री का पार्ट नहीं, तो इनको कह दिया जाता है इनहेबिटेड टेरिटरीज। बहुत सारे तो बैरन आइलैंड्स ही हैं जहां इंसानी आबादी है ही नहीं, बट इनहेबिटेड टेरिटरीज भी हैं। अब इन इनहेबिटेड टेरिटरीज को कहा गया ट्रस्ट टेरिटरीज। सो एक पार्ट है इनहेबिटेड टेरिटरीज। अब क्योंकि ये मुल्क नहीं है और इन लोगों के भी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने, भाई यूएन तो ग्लोबल लेवल की बात कर रहा है ना, फ्लरिशिंग फॉर ऑल ह्यूमन लाइफ्स। सो अगर कंट्री नहीं है तो भी प्रोटेक्शन देना है। और दूसरा इसका काम था
कि जो भी टेरिटरीज किसी फॉरेन रूल के अंदर हैं, गुलाम अगर कोई टेरिटरी है, चाहे वो मुल्क है चाहे नहीं है, उनको गुलामी से आजादी दिलाना, जंग आजादी भी लड़ रहे हैं लोगों की। सो ट्रस्ट टेरिटरीज की मेंटेनेंस के लिए या फिर उसकी देखभाल के लिए बनाई गई ट्रस्टीशिप काउंसिल। इट एम्स एट हेल्पिंग कंट्रीज अंडर फॉरेन रूल टू अटेन इंडिपेंडेंस ऑल्सो। देन जब ऐसी कितनी टेरिटरीज थी? सो 11 ऐसी टेरिटरीज को मार्क किया गया था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। देन ट्रस्टीशिप काउंसिल ने ये सारी आजाद वजाद करा दी हैं और इसके बाद क्या है कि अपने ऑपरेशन को सस्पेंड कर दिया है ऑन नवंबर 1, 1994। और क्या हुआ था नवंबर 1, 1994 के बैकड्रॉप में कि इस दिन क्यों अपना काम बंद किया? क्योंकि एक टेरिटरी थी ऐसी ही, पलाव। सो पलाव एक ट्रस्ट टेरिटरी थी जिसको यूएन के प्रयासों के बाद आजाद करा दिया गया था फॉरेन रूल से। देन और कब आजाद कराया गया? 1 अक्टूबर 1994 को। सो फाइनली नवंबर 1, 1994 को ट्रस्टीशिप काउंसिल अपने ऑपरेशन सस्पेंड कर चुकी है। नाउ वी कम टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और खासकर हम लोग जो लॉ के फील्ड की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस कंसेप्ट को समझना कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लें, हम फैक्ट्स तो याद कर ही लेंगे, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई इंडिविजुअल किसी इंडिविजुअल के खिलाफ केस दायर करेगा। और ये तो बिल्कुल ही नहीं है कि इंडिया से, जैसे हम जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपील हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, और आप ये कनेक्शन बना लें कि सुप्रीम कोर्ट से अपील जाएगी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, किसी भी मुल्क के साथ नहीं है। हम अपनी एक सॉवरन कंट्री हैं और हमारा सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन दिस टेरिटरी ऑफ इंडिया। नाउ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हम जानते हैं कि यूएन बनाया गया है कंट्रीज के आपस के रिलेशंस के। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये बनाया गया है कि अगर कभी कंट्रीज के बीच में, स्टेट के बीच में विवाद हो जाए, और हमने कहा था कि वॉर का रास्ता तो अपनाना नहीं है, बातचीत से अगर मसला नहीं सुलझ रहा है तो आप सिविलाइज तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आइए और यहां पे अपना केस प्रेजेंट कीजिए, रिप्रेजेंट कीजिए, और फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से डिसीजन आप ले सकते हैं। सो दिस इज अ कोर्ट स्पेशली फॉर द कंट्रीज। कंट्री वर्सेस कंट्री केस चलता है। तो कुछ साल पहले बड़ा हाईलाइट हुआ था इंडिया के अंदर, जिसमें इंडिया के एक सिटीजन दैट इज कुलभूषण जाधव साहब को पाकिस्तान के अंदर उनकी मार्शल कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया टेरर चार्जेस पे और कैपिटल पनिशमेंट दे दी। अब इसके खिलाफ, अब ये नहीं कि हम कुलभूषण जाधव का केस, बेसिकली था कि हम पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ ये केस लेके गए आईसीजे के अंदर, और वहां हमने दावा किया कि पाकिस्तान हमारे एक सिटीजन को इस तरह से एग्जीक्यूट करने वाला है। तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाज अ केस, वहां पे जीत भी हुई हमारी। हरीश सल्वे, वन ऑफ द फाइनेस्ट लॉयर, उन्होंने ये केस लड़ा था। इंटरेस्टिंगली सिर्फ ₹1 फीस चार्ज की थी, जहां पे पाकिस्तान को जिस वकील ने रिप्रेजेंट किया था उन्होंने करोड़ों रुपए फीस चार्ज की थी। चलिए, ये अनदर स्टोरी है। सो इससे अंदाजा हो चुका है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या काम करता है। फैक्ट्स देख लेते हैं कि फंक्शनल कब हुआ? ऑन 18 अप्रैल 1946। देन इट कंप्राइजेस 15 जजेस, टोटल 15 जज चुने जाते हैं, और यहां पे भी इलेक्शन बाय जनरल असेंबली। एक और इंपॉर्टेंट चीज हम नोट कर रहे हैं कि जितनी भी ये प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं इसमें ज्यादातर क्या हो रहा है, जो जनरल असेंबली कंट्रीज हैं यही इलेक्शन के जरिए मेंबर कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। सो 15 जज चुने जाएंगे बाय द जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल फॉर अ टर्म ऑफ 9 years। सो 9 साल का कार्यकाल होता है किसी भी जज का इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एंड ईच वन ऑफ देम टू बी from a different country, but judges can, when they retire, 9-year term expire, be re-elected। तो 9 साल का टर्म तो है ही है, री-इलेक्ट भी किए जा सकते हैं। साथ ही ये रूल कि किसी एक मुल्क से 2 जज नहीं होंगे, एक कंट्री से एक ही जज। तो इस तरह का एक डाइवर्सिफिकेशन को एस्टैब्लिश किया जाता है आईसीजे के अंदर। मूविंग ऑन, आईसीजे और इसके जो मेंबर्स हैं ये खुद आपस में से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं 3 साल की टर्म के लिए। और याद रखें, जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का टर्म एक्सपायर होगा तो री इलेक्ट किया जा सकता है, कोई बार नहीं है कि री इलेक्ट नहीं किया जाएगा। देन वी कम टू दैट द इंग्लिश एंड द फ्रेंच आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आईसीजे। नाउ दिस इज अ प्रॉब्लमैटिक वन कि इतनी सारी भाषाएं, और हमने कहा था कि यूएन के अंदर तो 6 भाषाओं को मान्यता दी गई है। यहां पे जो काम होता है वो इंग्लिश और फ्रेंच के अंदर ही किया जाता है।
देन कोर्ट परमानेंटली सेशन के अंदर होता है, और हमने बात की हेग के अंदर है। यही तो एक ऐसा प्रिंसिपल ऑर्गन है जो न्यूयॉर्क में नहीं सेटल है, नीदरलैंड के हेग के अंदर सेटल्ड है। परमानेंटली सेशन के अंदर होता है, लेकिन ये याद रखें कि जरूरी नहीं कि हेग के अंदर ही ये कोर्ट होल्ड की जाए। जरूरत पड़ने पे दुनिया के किसी भी हिस्से में ये कोर्ट एस्टैब्लिश की जा सकती है, प्रोसीडिंग्स ऑन की जा सकती है, ये जनरल रूल भी है। याद रखें, कोर्ट का मतलब ये नहीं है कि ईंट गारे से बनी हुई बिल्डिंग, रादर एक फेमस सेइंग है लॉ एरिना के अंदर, दैट जज कैरीज कोर्ट अलोंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ। जज जरूरी है, बिल्डिंग जरूरी नहीं है। देन वी कम टू दैट द कोर्ट इज ओपन ओनली फॉर द स्टेट पार्टीज। सो हमने डिस्कस किया है कि इंडिविजुअल वर्सेस स्टेट या इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल नहीं हो सकता है। इट विल ऑलवेज बी स्टेट वर्सेस स्टेट और स्टेट्स वर्सेस स्टेट्स, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कुछ भी बना सकते हैं। देन वी कम टू जो आईसीजे डिसाइड करता है। अब हमें ये समझ में आता है जो इंडियन कोर्ट्स काम करते हैं वो जाहिर सी बात है इंडियन लॉस को ध्यान में रख के करते हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट। तो यहां पे कौन से लॉज फॉलो किए जाते हैं? ऐसा तो कभी हुआ नहीं है कि अपना सेट ऑफ लॉज यूएन ने पूरा कोडिफाई कर दिया हो। सो यहां पे जो चीजें फॉलो की जाएंगी, 1 इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस। जैसे जिस कुलभूषण जाधव केस की मैं बात कर रहा था, अब ये सब लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं, यूट्यूब पे पड़ा है वो सारा सेशन, आप आर्ग्यूमेंट देख सकते हैं। उसमें ज्यादातर जो हरीश सल्वे कोट कर रहे हैं वो जो यूएन की ट्रीटीज हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, उनको कोट कर रहे हैं। देन इट कम टू द इंटरनेशनल कस्टम्स, जो भी कस्टम्स फॉलो किए जा रहे हैं चाहे लॉ नहीं है। देन जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशंस। देखिए सीधी बात है, इंडिया और पाकिस्तान अगर आपस में केस लड़ रहे हैं तो पाकिस्तान के लॉज अलग हैं, इंडिया के लॉ अलग हैं, तो किसका फॉलो करेंगे? तो जाहिर सी बात है आपको एक कॉम्प्रोमाइज पॉइंट के ऊपर आना पड़ेगा। जितने भी सिविलाइज्ड नेशंस हैं जो कुछ प्रिंसिपल्स तय करते हैं लॉ के, जस्टिस के, उनको फॉलो किया जाएगा। देन जुडिशियल डिसीजंस एंड द टीचिंग्स ऑफ द मोस्ट हाईली क्वालिफाइड पब्लिसिस्ट्स, जो स्कॉलर्स हैं बड़े, उनके जो परसेप्ट्स हैं उनको फॉलो किया जाएगा। एंड द सब्सिडियरी मींस डिटरमाइनिंग द रूल ऑफ लॉ, मेजरली रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल्स को, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया जाता है आईसीजे के अंदर। देन इट कम टू डिसीजन मेकिंग के लिए मेजॉरिटी रिक्वायर्ड है। सो 15 जजेस की हम बात कर रहे हैं, 15 में से मेजॉरिटी पे ही डिसीजन हो पाएगा, मोर देन 50%। साथ ही ये भी याद रखें कि रिव्यू पिटीशन भी फाइल की जा सकती है। सो 10 दिन के अंदर अंदर, जैसे ही इन्होंने जजमेंट दिया, 10 दिन के अंदर अंदर रिवीजन डिमांड किया जा सकता है। देन ये भी याद रखें कि वैसे तो सारे के सारे जजेस इकट्ठे काम करते हैं, बट साथ में चेंबर ऑफ जजेस भी बनाया जा सकता है, बेंचेस क्रिएट कर सकते हैं। इंडिया की तरफ से एक इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है, जस्टिस दलवीर भंडारी। सो 2012 27 अप्रैल को इनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया की तरफ से अपॉइंट किया गया था। देन इससे पहले 3 ऐसे व्यक्ति रह चुके हैं जो आईसीजे के अंदर जज रहे हैं इंडिया से। 1 इज BN राव, बेनेगल नरसिंह राव, जो कि एडवाइजर थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी, जिन्होंने संविधान लिखा है, संविधान सभा के भी एडवाइजर थे। देन डॉक्टर नागेंद्र सिंह, देन नॉट डॉक्टर, इट इज RS पाठक। सो पहले 3 और अभी दलवीर भंडारी, टोटल 4 इंडिया की तरफ से जज रह चुके हैं आईसीजे के अंदर। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑर्गन इज द सेक्रेटेरिएट। नाउ सेक्रेटेरिएट इज ट्रीटेड एज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूएन। अब सेक्रेटेरिएट आप समझ चुके हैं, सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, जो सारा वर्क चल रहा है वो कहीं ना कहीं यहीं से एग्जीक्यूट किया जाता है। सो डे टू डे बिजनेस, जो भी डे टू डे बिजनेस है यूएन का, दैट इज मैनेज्ड बाय द सेक्रेटेरिएट, और इसके हेड होते हैं सेक्रेटरी जनरल। किसके थ्रू अपॉइंट होते हैं? दैट इज अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली। बट जनरल असेंबली के थ्रू अपॉइंट जरूर होंगे, बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, एंड द सेक्रेटरी जनरल इज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द यूएन। तभी आप देखेंगे कि जनरल असेंबली की जो प्रेसिडेंसी है, इसका मीडिया में इतनी चर्चा नहीं होती है जितनी सेक्रेटरी जनरल के बारे में की जाती है। अब ये आप समझ चुके हैं, सेक्रेटरी जनरल एक प्रिंसिपल ऑर्गन है, जनरल असेंबली की प्रेसिडेंसी कुछ और है। ये बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है कि सेक्रेटरी जनरल को ही हम कंसीडर करने लग जाते हैं यूएन के जनरल असेंबली की प्रेसिडेंसी पे। तो दिस समथिंग एल्स, दिस इज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। नाउ दिस पर्टिकुलर ऑफिसर, द सेक्रेटरी जनरल, हैज अ टेन्योर ऑफ 5 years, और री इलेक्ट तो किए ही जा सकते हैं।
Then we come to Secretary General is assisted by Deputy Secretary General and 12 Under Secretaries General over 12 Assistant Secretaries General. So पूरी की पूरी एक फौज है जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की तरह काम करती है। जाहिर सी बात है जब हम बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, सो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं ये भी आपको बल्क में चाहिए। देन सेक्रेटरी जनरल रिपोर्ट्स टू द जनरल असेंबली each year on the organizational accomplishment and problems. अब यूएन की जो भी अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं और जो अकॉम्प्लिशमेंट्स नहीं हैं, इश्यूज एंड चैलेंजेस हैं, इन सब की रिपोर्ट जनरल असेंबली को पेश करते हैं सेक्रेटरी जनरल साहब। नाउ एज वी हैव कवर्ड ऑल द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, अब हमें समझ में आ चुका है यूनाइटेड नेशंस जो हमें लगता है कि शायद एक कोई ऑफिस होगा या एक बॉडी होगी, हमें पता लग रहा है कि ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स के थ्रू रूल करती है, या रूल से ज्यादा बेटर शब्द है कि एडमिनिस्ट्रेट करती है, यूएन के पर्पसेस को, ऑब्जेक्टिव्स को और प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करने का काम करती है। नाउ वी कम टू पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखने हैं एग्जाम पर्पस के लिए। दैट एक तो नाम याद रखना है आर मुदालियर का, रामास्वामी मुदालियर। कौन थे जनाब? हमने पहले भी बात की है कि इन्होंने साइन किया था यूएन चार्टर ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया, और इंडिया वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स है, जो 51 कंट्रीज ने सबसे पहले साइन किया था, उसमें इंडिया मौजूद था। देन विजय लक्ष्मी पंडित मैम का जरूर नाम याद रखिएगा, दैट शी वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। सो इंडिया से एक विमेन प्रेसिडेंट रह चुकी हैं जनरल असेंबली की। देन वी कम टू नागेंद्र सिंह, बीएन राव, और ये तो हमने जजेस के बारे में बात की है। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि नागेंद्र सिंह लेटर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की प्रेसिडेंसी भी इंडिया के पास रह चुकी है, इंडियन कनेक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूनाइटेड नेशंस। इवोल्यूशन हम पहले कर चुके थे और आज हम प्रिंसिपल ऑर्गन्स को भी अच्छे से समझ चुके हैं। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।